इमेजिन कीजिए, दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे गहरा समुंदर, एक ऐसी जगह जिसे हम जिंदगी का स्रोत मानते हैं। अब इमेजिन कीजिए कि उसी समुंदर में हर रोज लाखों लीटर रेडियो एक्टिव पानी छोड़ा जा रहा है। पानी जिसमें एक ऐसी तबाही का जहर घुला है जिसे दुनिया आज तक भुला नहीं पाई है। यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि एक कड़वी सच्चाई है जो अगस्त 2023 से शुरू हुई। जापान ने फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट का 10 लाख टन से ज्यादा जहरीला पानी समुंदर में बहाना शुरू कर दिया। यह इतना पानी है कि इससे 500 ओलंपिक साइज के स्विमिंग पूल्स भरे जा सकते हैं। एक तरफ जापान और दुनिया के बड़े साइंटिस्ट्स इसे पूरी तरह सेफ बता रहे हैं, दूसरी तरफ पड़ोसी देश इसे लापरवाही और दुनिया के साथ धोखा कह रहे हैं। मछुआरे रो रहे हैं, उनकी रोजी रोटी खतरे में है। आखिर सच क्या है? क्या यह पानी सच में साफ है, या फिर यह एक ऐसी धीमी मौत है जो समुंदर के रास्ते हमारे घरों तक पहुंच सकती है? आज हम इसके हर पहलू को समझेंगे, दावे, सच्चाई और वह खतरा जिसे शायद नजरअंदाज किया जा रहा है। यह कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करना मत भूलिएगा। इस फैसले की जड़ें साल 2011 में हुई उस भयानक तबाही से जुड़ी हैं, जब एक जबरदस्त भूकंप और सुनामी ने फुकुशिमा डाइची न्यूक्लियर पावर प्लांट को तबाह कर दिया था। हादसे के बाद प्लांट के पिघल चुके फ्यूल रोड्स को ठंडा करने के लिए रोजाना लाखों लीटर पानी का इस्तेमाल किया गया। यह पानी रेडियो एक्टिव हो गया और इसे प्लांट के अंदर बने हजारों बड़े बड़े टैंक्स में जमा किया जाने लगा। साल दर साल ये टैंक्स भरते गए। 2023 तक स्थिति ऐसी हो गई कि प्लांट में 1000 से भी ज्यादा विशाल स्टील के टैंक्स का एक जंगल खड़ा हो चुका था और नए टैंक्स बनाने की जगह ही नहीं बची। ये टैंक्स इतनी जगह घेर चुके हैं कि इनकी वजह से प्लांट को सुरक्षित रूप से तोड़ने का जरूरी काम भी रुका हुआ है। अब दो ही रास्ते थे, या तो यह जहरीला पानी एक दिन खुद ही लीक होकर बेकाबू तरीके से समुद्र में फैल जाता, या फिर इसे एक कंट्रोल किए हुए तरीके से समुद्र में छोड़ा जाए। जापान ने दूसरा रास्ता चुना। उनका कहना था कि यह एक अनचाही पर जरूरी मजबूरी है ताकि एक और बड़ी अनियंत्रित तबाही से बचा जा सके। लेकिन जैसे ही इस फैसले का ऐलान हुआ, दुनिया भर में, खासकर पड़ोसी देशों में हंगामा मच गया। साउथ कोरिया में लोग सड़कों पर उतर आए। प्रोटेस्टर्स ने कहा, समुंदर सिर्फ जापान का नहीं, हम सबका है। चाइना ने इस कदम को गैर जिम्मेदाराना और स्वार्थी बताया और इसे तुरंत रोकने की मांग की। सबसे ज्यादा डर और गुस्सा जापान के अपने मछुआरों में था। उन्हें अपनी जिंदगी बर्बाद होती दिख रही थी। 2011 की तबाही के बाद उनकी साख को वापस बनाने में 12 साल लग गए थे। उनकी पकड़ी हुई मछलियां दुनिया के सबसे सख्त रेडिएशन चेक्स से गुजरती थीं। लोगों ने उनकी मछलियों पर विश्वास करना अभी अभी शुरू किया था। उन्हें डर था कि इस एक फैसले से उनकी सालों की मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी और उनकी मछलियों को कोई नहीं खरीदेगा। उनके लिए यह सिर्फ पानी नहीं था, यह उनके भविष्य को समुद्र में डुबोने जैसा था। तो क्या जापान सच में जहरीला पानी समुद्र में बहा रहा है? जापान और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का कहना है, बिल्कुल नहीं। उनके मुताबिक इस पानी को समुद्र में छोड़ने से पहले एक एडवांस्ड सिस्टम से कई बार साफ किया गया है। इस प्रोसेस में पानी से ट्रिटियम को छोड़कर लगभग सारे खतरनाक रेडियो एक्टिव तत्व निकाल दिए गए हैं। ट्रिटियम हाइड्रोजन का ही एक रेडियो एक्टिव रूप है जिसे पानी से अलग करना बेहद मुश्किल और महंगा है। असल में ट्रिटियम हाइड्रोजन का ही एक जुड़वा भाई है, इसलिए पानी के फॉर्मूला में यह आसानी से घुलकर पानी का ही हिस्सा बन जाता है। इसे पानी से अलग करना उतना ही मुश्किल है जैसे दूध में मिले पानी को अलग करना। यही वजह है कि इसे फिल्टर नहीं किया जा सका। लेकिन जापान का दावा है कि वह इस पानी को समुद्र के पानी के साथ 40 गुना से भी ज्यादा पतला करके छोड़ रहे हैं। इससे पानी में ट्रिटियम की मात्रा इतनी कम हो जाती है कि वह वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के पीने के पानी के स्टैंडर्ड से भी कम हो जाती है। उनका तर्क है कि इतनी कम मात्रा में ट्रिटियम से इंसानों या समुद्री जीवों को कोई नुकसान नहीं होगा। इस काम को अंजाम देने के लिए समुद्र के नीचे तट से 1 किलोमीटर दूर तक एक विशाल सुरंग बनाई गई है। इसी सुरंग के जरिए ट्रीट किए हुए पानी को समुद्र की सतह से करीब 40 फीट नीचे छोड़ा जाता है ताकि वह फौरन और तेजी से समुद्र के विशाल पानी में घुलकर पूरी तरह फैल जाए। भले ही दावे कितने भी बड़े क्यों ना हो, कुछ गंभीर सवाल अब भी बाकी हैं। समुद्र एक जगह रुका नहीं रहता। उसकी लहरें और धाराएं इस पानी को हजारों किलोमीटर दूर तक ले जा सकती हैं।
स्टडीज बताती हैं कि यह पानी कनाडा, अलास्का और अमेरिका के तट तक पहुंच सकता है। इससे भी बड़ा खतरा है फूड चेन का। समुद्र में मौजूद छोटे छोटे जीव, जिन्हें फाइटोप्लैंक्टन कहते हैं, इस पानी को सोख सकते हैं। फिर उन्हें छोटी मछलियां खाती हैं और उन्हें बड़ी मछलियां। इस तरह यह जहर धीरे धीरे पूरी फूड चेन में फैल सकता है और आखिर में इंसानों की प्लेट तक पहुंच सकता है। एक स्टडी में पाया गया था कि 2011 हादसे के सिर्फ 6 महीने के अंदर फुकुशिमा की रेडियो एक्टिव टूना मछलियां अमेरिका के सैन डिएगो तट पर पकड़ी गई थीं। तो यह डर बेबुनियाद नहीं है। इस पूरी बहस में एक पहलू यह भी है कि न्यूक्लियर प्लांट से ट्रीट किया हुआ पानी समुद्र में छोड़ना कोई नई बात नहीं है। दुनिया के कई देश, जिनमें चाइना और साउथ कोरिया भी शामिल हैं, अपने चालू न्यूक्लियर प्लांट से नियमित रूप से ट्रीटियम वाला पानी समुद्र में छोड़ते हैं। जापान का कहना है कि फुकुशिमा से साल भर में जितना ट्रीटियम छोड़ा जाएगा, वह चाइना के कुछ प्लांट्स के 1 साल के डिस्चार्ज से भी काफी कम है। इस तर्क से वह अपने कदम को गलत नहीं मानते। लेकिन आलोचक कहते हैं कि एक चालू प्लांट से निकलने वाले पानी और एक तबाह हो चुके प्लांट से निकलने वाले पानी में भरोसा करने का स्तर अलग अलग होता है। जापान ने सबकी चिंताओं को दरकिनार करते हुए पानी छोड़ना शुरू कर दिया, और वही हुआ जिसका मछुआरों को सबसे ज्यादा डर था। चाइना ने तुरंत जापान से आने वाले सभी सी फूड पर पूरी तरह से बैन लगा दिया। जापान के मछुआरों ने अपने सबसे बड़े मार्केट्स में से एक को रातों रात खो दिया। उनकी सालों की मेहनत पर पानी फिर गया। इसके अलावा मई 2023 में फुकुशिमा प्लांट के पास ही ऐसी मछलियां मिली जिसमें रेडिएशन का लेवल सुरक्षा सीमा से 180 गुना ज्यादा था। भले ही जापान कहे कि इसका पानी छोड़ने से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इससे लोगों का शक और गहरा हो गया है। यह घटना हमारे देश के लिए भी एक चेतावनी है। हमारे पास भी एक बहुत लंबी समुद्री सीमा है और करोड़ों लोग अपनी रोजी रोटी के लिए समुद्र पर निर्भर हैं। आज यह तबाही जापान में हुई है, लेकिन समुद्र हम सबको जोड़ता है। उसमें घुला जहर किसी देश की सीमा नहीं देखता। यह हमें सिखाता है कि न्यूक्लियर एनर्जी जितनी उपयोगी है, उतनी ही खतरनाक भी हो सकती है। इसकी सुरक्षा में एक छोटी सी भी चूक पूरी दुनिया पर भारी पड़ सकती है। हमें विकास और पर्यावरण के बीच एक बेहतर संतुलन बनाने की जरूरत है, क्योंकि समुद्र बचेगा तभी हम बचेंगे। तो दोस्तों, फुकुशिमा का यह मामला जितना सीधा दिखता है, उतना है नहीं। एक तरफ एक देश की मजबूरी है, तो दूसरी तरफ पूरी दुनिया की सुरक्षा का सवाल। साइंस के अपने तर्क हैं और डर की अपनी वजह। इस कहानी में कोई आसान हीरो या विलेन नहीं है। यह एक ऐसी स्थिति है जहां हर फैसला अपने साथ एक रिस्क लेकर आता है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या जापान का यह कदम सही है या गलत? अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ऐसी ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।